डिनर पर होती है, डिनर पॉलिटिक्स में। डिनर पॉलिटिक्स आपकी तरफ से हुई, डिनर पॉलिटिक्स योगी जी की तरफ से हुई। डिनर सबने खाया और फिर साथ चले गए उस तरफ, एक आया ही नहीं राज्यसभा के चुनाव में। ये कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में? अगर डिनर तक बात पहुंची है तो समाजवादी पार्टी की जो कैटरिंग कर रहे थे वो ताज से हो रही थी। लगता है कुछ लोगों को ताज का खाना पसंद नहीं है। अब मुझे दूसरे पक्ष की कैटरिंग कहां से थी वो नहीं पता मुझे। तो बस खाने में ही बातचीत ऐसी हो गई के साथ लोग उधर चले गए। सवाल मैं ये पूछना चाहती हूं क्योंकि आपने एक बयान दिया और आपने कहा कि ये समय था जब आप देखना चाहते थे कि सच में कौन आपके साथ है। इसके लिए क्या राज्यसभा के चुनाव करवाने जरूरी हैं, ये जानने के लिए कि अखिलेश यादव की पार्टी में कौन सच्चा साथी है? देखिए, आपने डिनर की बात की लेकिन डेजर्ट्स की बात नहीं की। डेजर्ट्स लगता है बीजेपी के पास अच्छे हैं। जलेबी दे रहे हैं कि रसगुल्ला दे रहे हैं कि गुलाब जामुन दे रहे हैं। अच्छा, गुलाब जामुन में कुछ भरकर के भी दिया जाता है आजकल। तो कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का जो गुलाब जामुन रहा हो उसके अंदर कुछ छिपा रहा हो जिसके कारण कुछ हमारे साथी चले गए छोड़ करके। लेकिन अखिलेश जी, वो तो जिसने खाया, वो कहते हैं ना लड्डू ऐसा, जिसने भी खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन राजनीति क्या अब डेजर्ट्स पर, गुलाब जामुन पर आकर टिक गई है, या फिर ये कहें कि लहर ऐसी चली है मोदी की कि 400 पार उन्होंने नारा दिया, आप कहीं 450 पार ही ना करवा दे? देखिए, आप कहावत को खराब मत करिए। कहावत वो शादी को लेकर के है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो आप कहावत को खराब मत करिए। और क्या है ना कि बीजेपी को अगर ये लगता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, हम कुछ उद्घाटनों पे भरोसा करते हैं, तो उन्हें दूसरी पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है? दूसरे दल के लोगों को लालच देने की क्या जरूरत है? आप उनका रिकॉर्ड निकलवा रहे हो कि इनके किस थाने में एफआईआर है। अरे भाई, एफआईआर थी तो आपने पहले क्यों नहीं याद रखी? आपको केवल वोट चाहिए इसलिए एफआईआर याद आ रही है। और फिर दिल्ली से लेके लखनऊ तक, दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली। अरे आपने तो इतना काम किया है, अमृत काल चल रहा है आपका, आप विश्व गुरु बन गए हो, आपने तो न जाने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया है। फिर आपको जरूरत क्यों पड़ रही विधायकों की? और फिर आपका अपना नहीं, दूसरों का उधार के लेकर ले रहे हो आप। और आपका जो टॉपिक अच्छा है, नवनिर्माण। मैं समझता हूं यहां जितने लोग आए होंगे और आप भी जिस रास्ते से आए होंगे, ये एग्जाम्पलरी काम समाजवादियों का जो दिखाई दे रहा है, ये जो अंसल सिटी है, ये समाजवादियों का काम है। कभी नेताजी ने इसको डिजाइन किया था। तो मैं समझता हूं नवनिर्माण तब होगा जब अंसल जैसी मॉडर्न सिटी बनेगी किसी शहर में, जहां प्रॉपर सड़क होगी, सड़क के किनारे पेड़ लगे होंगे, साइकिल ट्रैक होगा, फुटपाथ होगा, 24 घंटे सिक्योरिटी होगी, 24 घंटे यहां पर हर सुविधा होगी। और जो इन्वेस्टमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये समाजवादियों की देन है यहां पर। चाहे वो लुलु मॉल हो, चाहे आपका मेदांता हो, चाहे वो स्वीडिश स्कूल हो, चाहे आपका बेस्ट प्राइस हो, चाहे आपका अमूल हो, चाहे आपका पराग हो, चाहे आपका कैंसर इंस्टीट्यूट हो। और सोचिए, बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बननी थी, इन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट की जगह काट करके नई जगह नहीं ली। इन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट के पास जो हार्ट का एक अच्छा अस्पताल बनना था, उसकी जमीन छीन करके हार्ट अस्पताल ना बना करके आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो। और सोचो किसने उसका शिलान्यास किया था? लोक भवन, जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, उसके सामने प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। और कब किया था शिलान्यास? तो क्या नवनिर्माण हो रहा है? ये आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं, जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं,
सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता? नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। और अगर एयरपोर्ट बन रहा है उसका स्वागत सबने किया है, लेकिन क्या आप किसान की जमीन छीन लोगे? आप मार्केट वैल्यू नहीं देंगे? आप कोई पुण्य काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप उसका सर्किट रेट नहीं बढ़ा सकते हैं? कहने को तो आप कह रहे हो कि हम इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं। अरे आप किसान को 500 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते? अयोध्या में अगर एयरपोर्ट बना, वहां के किसान सरयू नदी में चले गए, पानी में खड़े होकर के, और जनेऊ पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि वोट नहीं देंगे। तो आप कोई पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू में तो पैसा दीजिए किसान को। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो अखिलेश यादव हर जी, सरकार स्कीम चलाती है। आवास के अभी बन रहे हैं, आवास तो पहले से भी बन रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, जब से इंदिरा आवास आया, समाजवादियों ने समाजवादी हाउस बनाए, समाजवादी घर बनाए। हम लोग 3,45,000 रुपए देते थे। सोलर एनर्जी की बात आज कर रहे हैं। आप देख कर क्या, ये हर लोहिया आवास में सोलर एनर्जी से उनको बिजली उपलब्ध होती थी, पंखा चलता था, उनका एलईडी बल्ब चलता था। आप इनके प्रधानमंत्री आवास में बताइए कहां है सोलर पैनल? अब मुश्किल तो ये है कि हम अगर कोई बात बता दें तो ये नकल कर लेंगे उसकी, कहेंगे अब हमारे आवास में भी सोलर जलेगा। मुश्किल इस बात की है। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब काम हुए थे, तो फिर 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव क्यों नहीं जीती आपके पार्टी? और 2014, 2019 की चुनाव क्यों नहीं जीते विपक्ष की पार्टियां? और इस बार इंडिया गठबंधन का आपने वादा किया है, वादा ऐसा किया था, लेकिन जो कन्वीनर थे नीतीश कुमार साहब वही चले गए। क्रॉस वोटिंग हो रही है, आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से आ ही नहीं सका। और जिन्हें आप पढ़ा लिखा दोस्त कहते थे, जो किसानों के पक्ष की बात करता था, जयंत चौधरी जी की मैं बात कर रही हूं, वो भी अब आपके साथ नहीं है। अखिलेश जी, ये क्या हो रहा है? आपने बहुत सारे सवाल क्लब कर दिए हैं। अगर आप एक एक पूछेंगे, मैं एक एक का जवाब दूंगा। तो एक एक का जवाब दीजिए। आप पहले बताइए कि आप चुनाव क्यों हारते जा रहे हैं, अगर सब काम आपने किए? आप मुझसे पूछिए कि कौन से सवाल का मैं जवाब दूं। आप कहिए कि 2017 2022 के चुनाव क्यों हारे, जब इतना काम किया था समाजवादी पार्टी ने? 2017 का चुनाव, मुझे चुनाव चिन्ह जब हमारा नॉमिनेशन हो गया तब हमें चुनाव चिन्ह मिला। 2017 का चुनाव अलग परिस्थितियों में चुनाव था, जिसकी वजह से जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, जिस तरीके का हमको तैयारी करनी थी, उस वजह से नहीं जीत पाए। और कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखिए वर्ल्ड क्लास हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो दी है लखनऊ में, मेट्रो कानपुर में दी है, मेट्रो आगरा में दी है, वाराणसी में मेट्रो बनेगी, अमूल के प्लांट दिए हम लोगों ने, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन दिया हम लोगों ने, समाजवादी पेंशन दी, डीबीटी सिस्टम लेकर के आए, सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम लोगों ने खोली और सबसे ज्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाया। हम समझा रहे थे, बीजेपी के लोग बहका रहे थे। तो समझाने में और बहकाने में फर्क है। हम समझाते रहे, बीजेपी के लोग बहकाते रहे, बहकाने वाले जीत गए, समझाने वाले हार गए। और एक बार नहीं दो बार, एक बार नहीं दो बार। और आरोप आप लगा रहे हैं देश की जनता पर कि जनता मूर्ख है, वो बहकाने वाले के साथ चली गई, समझाने वाले के साथ नहीं। दूसरा सवाल आप पूछे, उसी में जो क्लब किया था आपने, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए कि जनता मूर्ख है कि बहकाने वाले के साथ? जनता को मूर्ख मत बोलिए। नहीं तो आप ही ने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा। बहकाने वालों की बात मानी गई, समझाने वालों की नहीं। नहीं, मैंने ये कहा कि देखिए, एससीएल में लाया, एससीएल बगल में है, एससीएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बना,
सबसे पहले मैं शिव नाडर जी को लंच पर बुलाया और शिव नाडर जी से जब बात हुई, मैंने कहा SCL का एक कैंपस मैं खुलवाना चाहता हूं आपसे। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी शर्तें रखी। मैं धन्यवाद देता हूं उस समय के अधिकारियों को कि जिन्होंने एक एक समस्या का समाधान किया और उसका परिणाम यह हुआ कि SCL यहां पर बनकर के तैयार हो गया। मैं एक दिन वहां चाय पीने गया, बाहर चाय एक ठेला लगता था, बहुत सारे वहां बच्चे बैठे थे, बहुत सारे जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं टाई लगा के खड़े थे लोग। और मैंने उसी में पूछा बातचीत में कि ये SCL कौन लेकर आया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसमें से 2 लोग बोले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए हैं। मैं उसी समय मैंने कहा कि देखिए, मैं चाय वाले से पूछता हूं। मैंने चाय वाले से पूछा, ये बताओ ये SCL कौन लेके आया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसकी सरकार में बना है? तो बोले भैया आप लेके आए हो, समाजवादी सरकार में बनकर के आया। तो सोचो, एक टाई लगाया हुआ इंसान जिसके पास 3 लाख का पैकेज था, वो स्वीकार नहीं कर रहा था किसने बनाया। एक चाय वाला जानता था कि किसने बनाया। चाय वाला तो देश चला रहा है, लेकिन और दूध चाय वाला उसकी बात देश सुन रहा है। अब अखिलेश जी, चाय वालों के खिलाफ तो आप हैं नहीं। देखिए, ये बात तो बड़ी उलझन वाली बात है। अगर वो चाय वाले तो हम दूध वाले नहीं हुए क्या? बिना दूध के चाय बना लोगे आप? ये कोई बात हुई आपकी? और उन्होंने कभी चाय नहीं बनाई होगी। बिना अच्छे दूध के कभी चाय अच्छी नहीं बन सकती। और मैं उसी से, दूध से जुड़ी हुई बात, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काऊ मिल्क प्लांट लगाया मैंने, और उस काऊ मिल्क प्लांट को मॉडर्न प्लांट बनाया। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न प्लांट काऊ मिल्क प्लांट बना कन्नौज में, उमरदा में। उसका उद्घाटन हो चुका था, लेकिन उद्घाटन फिर किया सरकार ने। आज वो बंद हो गया वहां पर, आज वो बंद हो गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी की सरकार ने अमूल का 5 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का बनारस में उद्घाटन किया। मुझे आप बताइए, वो किसकी वजह से आया था बनारस में? अब आपका चश्मा गायब हो जाएगा। यूपी में कानपुर देहात में 5 लाख लीटर के प्रोक्योरमेंट का अमूल प्लांट समाजवादी सरकार में लगाया। जहां हम बैठे हैं उसके बिल्कुल पीछे 5 लाख लीटर का अमूल का, 5 लाख लीटर का पराग का, और 5 लाख लीटर का मैंने दिया बनारस में। यह सरकार 10 साल हो गई। अमूल का 20 लाख लीटर का प्लांट क्यों नहीं लगा उत्तर प्रदेश में, ये बताइए हमें। और तब हम कह रहे हैं, जब हमने पराग का इक्वल खड़ा किया, पराग को नहीं हमने खत्म होने दिया। अगर 5 लाख लीटर का अमूल का हमने प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगाया, डेयरी प्लांट लगाया, तो पराग का भी बगल में लगाया। पूरे देश में होकर के देख के आइए, आपको एक जगह 10 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का मिल्क प्लांट कहीं लगा हो तो हमें बता दो आप, और इन्होंने लगाया हो तो बता दो आप। तो जनता आपकी बात क्यों नहीं मांग रही? जनता की बात तो बाद में करूंगी। अरे आपने कभी नहीं दिखाया। आपके अपने विधायक गुलाब जामुन के पीछे चले जाते हैं आपकी पार्टी छोड़कर। आपके चैनल को स्टोरी बतानी चाहिए थी कि देखिए इससे कितना रूरल इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, इस रूरल इकोनॉमी के किसान को कितना लाभ पहुंच रहा है। आप सोचिए, अगर 20 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट मिल्क हो रहा है अगर किसी प्लांट से, तो सोचो रूरल इकोनॉमी को कितना फायदा पहुंच रहा है। कभी आपने एक स्टोरी की हो तो बताएं आप। स्टोरी जितनी भी करते हैं, आपकी बहुत सी स्टोरीज हम नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, आपकी स्टोरी आपके अपने विधायक क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं मान रहे? मैं ये सवाल आपसे पूछूं, आप सवाल से बच रहे हैं। अब दुख इस बात का है कि एक बीजेपी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के बहुत अच्छे संपर्क में थे, मुझे बहुत पहले से पता था। तो मैं इसलिए खुश होता था कि चलो बीजेपी की बातें ये हम तक पहुंचा रहा है। अब हमें दुख इस बात का है, बीजेपी की बातें कौन हमारे पास पहुंचाएगा? आपको ये नहीं पता चला कि शायद आपकी बातें वहां तक जा रही थी? मुझे ये भी पता था। देखिए, लोक भवन मैंने बनवाया है, 5 साल सरकार में, नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा से लेकर के हर जगह ऐसे भी लोग हैं जो ये समय समय पर बता देते हैं कि देखो भैया, आपका वो नेता यहां इस मंत्री से मिलकर के गया है। लेकिन हमें यह भरोसा था कि चलो मिल के आ रहा है, अपना थोड़ा काम करा रहा है, लेकिन हमें तो बात बता रहा है कि बीजेपी अंदर से हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही है। लेकिन अब उस व्यक्ति को ही ले लिया, तो बताओ खबर कौन देगा मुझे?
दुख इस बात का है, दुख जाने का नहीं है हमारे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत, खबरें आप तक आती रहेंगी। कौन सी वाली? बीजेपी की अंदर वाली खबरें? सारी खबरें, आपकी खबरें, उनकी खबरें, कांग्रेस की खबरें, हमारा काम है और न्यूज में हमारा मुकाबला है नहीं, तो जरूर देखते रहिए। मैं इतना सिर्फ कह सकती हूँ। लेकिन अखिलेश जी, चुनाव का वक्त है तो आपसे पूछूंगी, एक नारा आपने दिया है 80 में से 80 सीटें आपको हरानी है, और दूसरी तरफ योगी जी ने नारा दिया है कि 80 की 80 सीटें जीतनी है। अब ये 80 का हिसाब होगा कैसे? आपके साथ कांग्रेस पार्टी आ गई है। कुछ ही महीनों पहले मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, हम आपके चुनाव क्षेत्र में भी गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी गए थे। उस वक्त आपने कहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज था। आपने कहा था मैं क्यों जाऊं, ये तो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। क्या बदला तब में और अब में, जो अब आप यात्रा में चले गए? 3 लिस्टें आपने निकाल दी, फिर यात्रा में चले गए। यात्रा में गए तो राहुल गांधी और आप तो बैठे नहीं, बाकी पार्टी के दूसरे लीडर्स बैठकर अनाउंसमेंट कर देते हैं। 17 सीटें आपने उनको दी, जिसमें से 12 सीटों पर पिछली बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, और अब की जो आपके विधायक उस तरफ चले गए हैं वो भी रायबरेली अमेठी से ही हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं कि आपका साथ है कांग्रेस के साथ, कि एक बार ही साथ देकर साफ करना चाहते हैं? क्योंकि यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन था उनका यात्रा का, तो अगर हमें उनकी यात्रा में विदाई के समय जाने का मौका मिला तो क्या खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, पर माइंड क्यों चेंज हुआ? यूपी से जा रहे थे तो हमने कहा उनसे मिलकर के और विदा कर दें। अच्छा, तो विदा करने की आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है। दूसरा बीजेपी के लिए शॉकिंग न्यूज है। आप लोग तो ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं, कभी शॉकिंग न्यूज भी चलाइए। ओके, वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी को वो गणित समझ में आ गया। जो बात आप रायबरेली और अमेठी की बात कह रहे हैं और जो आप नारे की बात कह रहे हैं, हमने कहा 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ, 80 हराओ बीजेपी हटाओ, और बहुत सिंपल है उसके लिए कैलकुलेशन। जो शॉकिंग न्यूज वो ये है कि इनकी सरकार में हर पेपर लीक होता है। आपको एक स्टोरी या शॉकिंग न्यूज चलानी चाहिए और पूरा एपिसोड बनाना चाहिए, शॉकिंग न्यूज एपिसोड, और उसमें बताना चाहिए कि कितने बार इनका पेपर लीक हुआ है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की है सरकार ने। जो मेरी जानकारी है 9 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है, और अभी लगभग 60 लाख बच्चे जो परीक्षा देने जा रहे थे पुलिस भर्ती का, जिसकी न जाने कितना अच्छा बंदोबस्त किया था, न जाने कितनी अच्छी तैयारी बताई गई थी कि तैयारी हो गई है, और उसका पेपर लीक हो गया। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करें कि 60 लाख बच्चे, उनके मां बाप, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें हम 60 लाख इंटू 3, जो बनता है 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को हम 80 लोकसभा से अगर डिवाइड कर दें तो 2,25,000 लोग इनसे नाराज हैं। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक सवाल पर, रोजगार और नौकरी के सवाल पर, पेपर लीक के सवाल पर, अगर 2,25,000 लोग प्रभावित हुए हैं, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी बचेगी कैसे? कैसे बचेगी? इसीलिए अगर आपने इतने बड़े काम किए हैं, आपने इतना बड़ा विकास किया है 10 साल में डबल इंजन ने, तो आप दूसरों के विधायक कैसे तोड़ रहे हैं? आप दूसरों के विधायकों की क्या जरूरत है? सवाल ये नहीं पूछना चाहिए, सवाल जनता को आपको ये बताना चाहिए कि इन विधायकों को ये पैकेज मिला था जिसकी वजह से ये समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए। आप वो पैकेज का डिस्कशन क्यों नहीं करते? नहीं, मैं हमें छोड़ के चले गए, हम स्वीकार कर रहे हैं बड़ा आरोप हमारा लगाया छोड़ के चला गया, लेकिन अब जनता को कैसे फेस करेंगे? पैकेज मिला है और नहीं, मुझे नहीं पता पैकेज तो आप बताएंगे ना। नहीं तो आप बता, बिना पैकेज के तो कुछ चलता ही नहीं है। जिसका दाना उसका गाना। अरे भाई, ऐड क्या फ्री चलाते हैं आप? अखबार में, टीवी पे ऐड फ्री चलता है क्या? क्या स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं? तो आपके विधायक बिकाऊ थे, अब बिक गए, बीजेपी ने खरीद लिया। वो आज बीजेपी ने खरीदा, कल हम फिर खरीद लेंगे, उसमें क्या बात है? जो बिकने वाला तो वो बिकेगा। नहीं तो आप फिर खरीद लेंगे, तो मतलब ये जो बेचने खरीदने का मामला है ये चलता रहेगा। जो बिकने वाला है अगर यहां बिका है तो आगे भी बिक जाएगा।
नहीं, तो आप कह रहे हैं आप भी खरीद लेंगे, तो यानी कि तो क्यों नहीं खरीदेंगे? जब खरीद जरूरत होगी तो यानी खरीद कि लेंगे। सौदा कोई भी कर जो सकता है। बिक रहा है उसको तो खरीदेंगे ना लोग। तो आप बिक क्यों रहे हैं? तो आप जब लाते हैं तो परख के नहीं लाते हैं? क्या करके? परख के नहीं लाते हैं? नहीं, कौन सा नायाब हीरा आप ला रहे हैं? नहीं, हमें तो ये भरोसा दिला रहे थे कि हम आपके पक्के रहेंगे, पक्के रहेंगे आपके, ईमानदारी से आपके रहेंगे। लेकिन वो भी ईमानदार विधायक निकले, क्या करें हम उनका। पर आपको पहले कुछ भी अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है? मैंने तो आपसे कहा कि कुछ खबरें हमें वहां की यहां देते थे, दुख है इस बात का। अब खबर कौन देगा हमें? खबरें दे रहे थे तब आपको पता नहीं चला और साथ चले गए। अब खबरें देने वाला नहीं है तब क्या होगा समाजवादी मुझे पार्टी का? पता था कि ये बीजेपी के मंत्रियों के साथ उठ बैठ रहे हैं, बीजेपी के मंत्रियों के साथ चाय पी रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं, काम निकलवा रहे हैं। तो जब मुझे पता था तो कुछ जानकारी हमें देते थे कि बीजेपी के लोग ये करने जा रहे हैं, बीजेपी के लोग ये करने जा रहे हैं। तो हमें दुख इस बात का है कि खबर कौन देगा। खैर, अब तो चुनाव दूसरे हैं, लोकसभा वाले हैं, उसमें तो जनता ये फेस कैसे करेंगे? जिस वोट से जीत करके आए हैं, क्या अंतरात्मा वहां नहीं पता लगेगी? लेकिन जिस वोट से जीत करके आए हैं उसको कैसे फेस करेंगे लोग? लेकिन जब उन्होंने अंतरात्मा की बात की और अंतरात्मा की आवाज, कम से कम 2 विधायकों ने तो कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर जा रहे हैं, और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनते ही अपने सोशल मीडिया पे रामलला की तस्वीर लगा दी। अब लगता है कि रामलला कारण बने। आप गए नहीं समर्पित होने के लिए अयोध्या, और एमएलएस को जाने नहीं दिया जब यहां से दिखाने के लिए और मत्था टेकने के लिए सब गए, तो कहीं ना कहीं राम के नाम पर बीजेपी में चले गए। देखिए, प्रभु राम, उनके दर्शन के लिए सबको अलाउ था, कोई मना नहीं थी कि आप जब जाना चाहें चले जाएं। लेकिन इसको पॉलिटिकल इवेंट मत बनाइए। आप पहले जाना चाहते हैं पहले जाइए, परिवार के साथ जाने थे परिवार के साथ जाइए, बाद में जाना चाहें बाद में चले जाएं। और मुझे तो वो ही याद है कि जब भगवान सालिग्राम का हमारी पार्टी कार्यालय में आने का काम हुआ, ये सभी विधायकों ने एक एक नारियल मेरे सामने तोड़ा और नारियल चढ़ाया था। जो छोड़ के गए हैं उसमें कोई विधायक ऐसा नहीं था जिसने पूजा पाठ न की हो, हमारे साथ पार्टी कार्यालय में खड़े न हो। तो सवाल ये नहीं है भगवान प्रभु राम का, कुछ और है। उनको छिप करके, उनको आगे कर करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपना डर, अपना दबाव, अपनी जान का खतरा, सुरक्षा का बहाना और कुछ अपने और स्वार्थ रहे होंगे जिसके कारण गए हैं। बहाना प्रभु श्री राम नहीं है, बहाना कुछ और है। जो मैंने बात डेजर्ट से शुरू की थी, बात डेजर्ट्स की है, गुलाब जामुन की है। गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन के अंदर क्या निकलेगा? लेकिन अखिलेश जी, जो मूल सवाल है वो मूल सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप आप पर है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपने असेंबली में स्टेटमेंट दिया था कि आपके बुलाने से नहीं जाऊंगा राम के यहाँ, और आपने एक बार ये भी सार्वजनिक तरीके से कहा था कि जब बुलावा आएगा तो मैं खुद दर्शन पे चला जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है 1.25 महीना हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, बुलावा नहीं आ रहा है अयोध्या से। आपको रामलला याद नहीं आ रहे? मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्मी हूँ, भगवान को मानता हूँ, सब भगवानों को मानता हूँ, जितने अवतार हैं उनको मानता हूँ, देवी देवताओं को मानता हूँ मैं। और मेरा मानना है, और मेरे से जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो यही मानते हैं कि जब बुलावा आता है तब जाएंगे हम। जब अपने आप मन करेगा हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। आप कहें जबरदस्ती जाएंगे, क्यों जाए हम जबरदस्ती? क्या आप बुलावा आया था वहां से आपका? मुझे तो आया था, मैं तो गई थी। तो आप, हमें तो ये मान्यता है कि जब बुलावा बुलाते हैं तो अपने आप लोग चले जाते हैं। इसका आपको आ गया, अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि दिल की बात सुननी पड़ती है तभी बुलावा सुनाई देता है। नहीं, दिल की बात तो नहीं सुनते भगवान। भगवान पूजा पाठ की बात सुनते हैं। खुद के दिल की बात सुननी पड़ती है, तब बुलावा भगवान का सुनाई देता है। भगवान को मानते हैं, जब भगवान बुलाएंगे हम चले जाएंगे। तो फिर ये बताइए, दूसरे भगवान बुला रहे हैं तो वहां जाते हैं। अभी हमारे इटावा में हमारे भगवान है, वो बुलाते हैं, हम कई बार जा चुके हैं। अच्छा, तो अयोध्या से कोई खास आपकी? मैं जाऊंगा, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। तो ये बताइए कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और एक ऑब्जर्वेशन भी दी कि 1993 में जो व्यास तहखाना था, जो
एक गैर कानूनी तरीके से आपकी सरकार यानी मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने वहां ताले लगा दिए थे, वो गलत फैसला था। आज हाइंडसाइट में आपको लगता है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में वो एक गलत स्टेप था? आप बात तो नवनिर्माण की कर रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं आप? उन परिस्थितियों में क्या रिपोर्ट्स रही होंगी सरकार के सामने, क्या फैसले लेने के समय आया होगा, और मैं समझता हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया होगा उसी का परिणाम रहा होगा। लेकिन जो इस वक्त कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो परिस्थिति देखकर नहीं बोल रहे हैं? आपको इससे ज्यादा चर्चा ये करनी चाहिए थी कि चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में हुआ, क्योंकि हम लोग 2024 के चुनाव में जा रहे हैं। अगर वो वोट बैलेट से ना पड़े होते और वहां सीसीटीवी कैमरा ना होता, मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। और सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऐसा टर्म का इस्तेमाल करना कि लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो संविधान को बचाना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए संविधान मंथन होने जा रहा है, ऐतिहासिक चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। चलिए, आपने जो कहा जो गलत है वो गलत है, वो कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता, और जो चंडीगढ़ में हुआ वो 100% गलत था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी के दिमाग में, किसी के दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात को लेकर। लेकिन मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूं। गलत पेपर लीक आपको उत्तर प्रदेश में दिखता है, आपकी अलायंस पार्टनर की सरकार राजस्थान में थी, कांग्रेस पार्टी की, कितने पेपर लीक हुए, क्यों नहीं किया आपने? अरे मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं। अच्छा। मैं यूपी के लिए हूं केवल। अभी हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है। हाँ, यूपी से हम लोग 80 जीत जाएंगे, उसका राष्ट्रीय पार्टी भी बना लेंगे। अच्छा, तो फिर आपने राजस्थान के बारे में नहीं बोला, आपके अलायंस पार्टनर के बारे में नहीं बोला, उनकी सरकारों के बारे में आप नहीं बोलते, तो आपको संदेश खाली में भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वहां महिलाओं की उत्पीड़न हो, उन पार्टियों के साथ आप अलायंस कर सकते हैं, लेकिन वहां के मुद्दे आपको नजर नहीं आते। देखिए, मैं जो जितना मैंने डेटा देखा है, 9 पेपर लीक कहीं किसी प्रदेश में नहीं हुए होंगे, इससे 9 से ज्यादा परीक्षाओं के। और मेरे पास लिस्ट है, पूरी लिस्ट है मेरे पास कि कितने पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए। और बताइए, 60 लाख बच्चों का क्या भविष्य अंधकार में नहीं है? आरओ वाले बच्चे धरने पे बैठे हैं, आप व्हाट्सएप पे पेपर लीक है पूरा, सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही उस बात को। और फिर एक बच्चे ने कहा कि मैं ये उसकी आत्महत्या करने से पहले का पत्र है, कन्नौज का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली। उसने कहा कि इस डिग्री जो मुझे नौकरी नहीं दे सकती, उस डिग्री का रखू करूंगा क्या मैं? उसने जला दी डिग्री और आत्महत्या कर ली। आज का अखबार है लखनऊ का, एक हिंदी का अखबार, उसमें लिखा 6 बच्चों ने आत्महत्या की यहां पर, अलग अलग कारणों की वजह से। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार बिजी है विधायक खरीदने में, सरकार बिजी है अपना और चीजों में। क्या कर रही है सरकार? सवाल ये भी है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करती हूं कि सरकार भी इस पर जवाब देगी, लेकिन सवाल एक और पूछना चाहती हूं। पिछले 2 चुनाव लोकसभा के, पिछले 2 चुनाव विधानसभा के, इनमें आपके साथ बहुत से साथी आए, बहुत से साथी गए। जब साथी साथ थे तब तो आप रोक नहीं पाए। बीजेपी का जो एक जगरनॉट चल रहा है, आपके साथ विधानसभा चुनाव में आरएलडी थी, एसबीएसपी थे, दारा सिंह चौहान थे, तमाम लोग आपके साथ थे। तब आप 80 सीटों का जो चुनाव था उसमें कुछ बहुत फर्क कर नहीं पाए। इस बार रणनीति क्या है जिससे आप इसको रोकें? रणनीति का खुलासा टीवी चैनल पे नहीं हो सकता है। आप कम से कम ये तो स्वीकार करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने लोगों को जोड़ करके साथ ला करके कई दलों के खाते खुलवाए। अब वो हमें साथ छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी कम से कम 36% वोट पर पहुंच गई है। यही घबराहट बीजेपी को है, क्योंकि अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है।
ये घबराहट है बीजेपी को, इसीलिए सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी टारगेट में है। हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। कभी 2019 में हमें किसी बात को लेकर के नोटिस मिला था, क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव था। अब फिर चुनाव आने वाला है, फिर नोटिस मिल रहा है। तो हम तो बात समझते हैं कि चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगी, चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगी। तो ये घबराहट क्यों? अगर आपने 10 साल में इतना काम किया है तो आपको घबराहट किस बात की? मैं तो आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी यहां पर एक्सप्रेस वे पर हरकुलिस विमान से उतरे थे। वो किसी की डिजाइन अगर थी तो वो समाजवादियों की डिजाइन थी। आपने देश में दूसरा हाईवे ऐसा क्यों नहीं बना पाए कि जहां पर आप हरकुलिस से उतर जाते? क्यों नहीं आप हाईवे बना पाए? और जो इतने हाईवे बन रहे हैं, आप मुझे बताइए, यूपी जो प्रधानमंत्री बनाता है, यूपी जो सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है, भारत सरकार ने अगर एक भी अपने बजट से उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया हो तो बता दीजिए हमें। और ये बात मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने हर सदन में कहा है। विधान परिषद में जब मैं था तब मैंने कहा, विधानसभा में जब मैं भाषण देता हूं तब कहता हूं। आप बताइए, महाराष्ट्र को, गुजरात को या और स्टेट को एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं सेंट्रल बजट के। आप उत्तर प्रदेश में एक अगर भारत सरकार के बजट का एक्सप्रेसवे मिला हो तो बता दें हम, कौन सा एक्सप्रेसवे बनना बताइए? भारत सरकार के एनएचएआई से बजट से अगर एक भी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन रहा हो तो हमें बताइए आप। जो प्रदेश प्रधानमंत्री दे रहा है, जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद जिता रहा है, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं आप। जो आप सुपर कंडक्टर की और सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, आप सेमीकंडक्टर की बात की, अगर एचसीएल हम लोग लेकर के आए, सेमीकंडक्टर का प्लांट उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगा, किसी और स्टेट में क्यों चला गया? क्या इसका जवाब है सरकार के पास? आपने एक इन्वेस्टमेंट मीट की, फिर इन्वेस्टमेंट मीट की, फिर आपने डिफेंस एक्सपो किया, फिर आपने G20 किया, फिर आपने अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। उत्तर प्रदेश का नौजवान क्यों बेरोजगार है? उत्तर प्रदेश का नौजवान को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहते हैं। ये कोई पेपर लीक नहीं कर रहा है, ये सरकार पेपर लीक करा रही है। उनकी नीयत नहीं है नौकरी और रोजगार देने की। तो मैं ये जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे के लिए बजट क्यों नहीं है? चलिए, उत्तर प्रदेश में अब तो सरकार भी गई, अब और चली जाएगी, तब कहां से आएगा पैसा? विधायक आपके जा रहे हैं और आप कह रहे हैं सरकार भी जा रही है। अरे वो विधायक है, हम सरकार जाने की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की। चलिए, तो सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका ऑल्टरनेटिव विजन क्या है? अब ऑल्टरनेटिव विजन जिसमें आप 80 की 80 खुद हराना चाहते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव विजन क्या है? अफजाल अंसारी को आपने टिकट दे दिया गाजीपुर से। मुख्तार अंसारी जेल में है और अफजाल अंसारी जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, उनको टिकट आपने दे दिया। क्या बीजेपी आपका ऑल्टरनेटिव विजन है? क्या बीजेपी में सब शरीफ हैं? नहीं, बीजेपी में सब शरीफ है। आपका बीजेपी के साथ कंपटीशन तो है आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि बीजेपी गैंगस्टर एक्ट वाले देंगे और आप कितने गैंगस्टर एक्ट? मैं आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूं कि जो नाम आपने लिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा। भाई हम न्यायालय पे भरोसा तो करेंगे कि न्यायालय क्या करता है, न्यायालय क्या फैसला लेता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे मुकदमे झूठे लगते हैं। अब लखनऊ शहर में अकबरगंज है, अकबर नगर, आप सोचिए वहां 40 साल से 50 साल से लोग रह रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उनके बुलडोजर चल गया। बताइए, जो लोग दादा परदादा से रह रहे थे घर बना करके, आप नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं, उन गरीबों का घर तोड़ रहे हैं बुलडोजर से आप। और सरकार कैसे काम करती है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। कोविड के समय पर मुझ पर और जैन चौधरी पर एक केस हुआ नोएडा में। आप सोचेंगे किसने चार्जशीट लगाई हमें? सरकार की नीयत देखिए आप। जैन चौधरी जी पर जब चार्जशीट लगवानी थी तो उन्होंने एक जाट अधिकारी ढूंढ से उससे चार्जशीट लगवा दी। हम पे चार्जशीट लगवानी थी तो एक यादव अधिकारी ढूंढ करके चार्जशीट लगवा दी। यह है सरकार का काम करने का तरीका। तो पीडीए का ख्याल रखा जा रहा है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर इससे तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आप समझ नहीं पाए। मैं समझ पाई हूं, लेकिन मैं ये बता रही हूं कि यादव अधिकारी अगर इतना सशक्त है कि आप पर चार्जशीट लगा रहा है, उस अधिकारी पर कितना दबाव होगा। सवाल यह है कि देखिए, यादव अधिकारी ढूंढा, उससे हम पे चार्जशीट लगवाई। एक जाट अधिकारी ढूंढा, उस पर जैन चौधरी की चार्जशीट लगवाई। लेकिन जैन चौधरी
आपके अब साथ अपना तो मुकदमा है खत्म करवा लें भाई। अब सरकार में चले गए तो मुकदमा खत्म करा लें, जब उनका खत्म होगा तो हमारा भी खत्म हो जाएगा। एक ही तो एफआईआर में दोनों के नाम है। अच्छा, तो इसलिए आपने तो नहीं भेजा वहां? नहीं, मैंने नहीं भेजा, क्योंकि आपने तो उन्हें पढ़ा लिखा कहा था और आपने ये भी, और उन्होंने ये कहा था मैं चवन्नी थोड़ी हूं कि कहीं भी चला जाऊंगा। मैं, आप चवन्नी कह सकते हैं लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं जो पॉलिटिकल आदमी हूं तो मुझे फेस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा था। नहीं, आप ये मैं चवन्नी कह उनको सकती हैं। कोट कर रही हूँ। नहीं, आप चवन्नी कह सकती हैं लेकिन मैं नहीं कह सकता। आप कह सकती हैं क्योंकि मैं हमें तो नहीं कह उनके रही बीच हूं, फिर जाना मैं है। उनको कोट कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं उनसे जब ये सवाल किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने, तो उन्होंने कहा चवन्नी थोड़ी हूं कहीं चला जाऊंगा। तो जब मुझसे दोस्ती दोबारा होगी तो मैं पूछूंगा क्यों चले गए थे। तो अभी दोस्ती नहीं है। नहीं, अभी दोस्ती क्या है, वो तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें जिताया, दूसरे सदन में पहुंचा दिया। आप सोचिए राज्यसभा कितने 37 पर बनते हैं राज्यसभा, और जब उनके विधायक मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे छोड़ के मत जाना, और मैंने कहा हमारा साथ देना हमेशा। एक एक विधायक ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो क्या देखा मैंने अभी? एक राज्यसभा उनको बनाया जिन पे 9 विधायक थे, 37 पर एक राज्यसभा बनता है, और वही 9 अगर आज हमारे पास होते तो आज समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सांसद होता। आज लोग रंजन चुनाव नहीं हारते। आप सोचिए किसको जिता रहे हैं आप? सब आपके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? बीजेपी को सब अच्छे लोग चाहिए। एक बिल्डर था, बड़ी मुश्किल से हमारे साथ आया, इस शहर का बिल्डर। अरे बीजेपी के बाद तो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे ज्यादा किसके पास है। अरे बड़ी मुश्किल से हमें एक सेठ मिले, उसको भी छीन लिया इन्होंने। क्या लालच दिया मुझे नहीं पता, लेकिन अरे एक सेठ था वो भी छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। एक जानकारी देता था बीजेपी को, उसको छीन लिया। एक सेठ था, उसको भी छीन लिया। पूजा पाल क्यों चली गई? पूजा पाल जो उनको यहाँ की है, पूजा अच्छी नहीं लगी, वहां की पूजा अच्छी लगी होगी। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि पूजा पाल क्यों चली गई। आप अध्यक्ष हैं पार्टी के, और मुझे आपको तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि कौन क्यों कहां चला गया। आप इतने भोले हैं। मुझसे, मैं तो आपकी बात पे भरोसा कर सकता हूं। जब मुझसे वो मिली थी लास्ट टाइम तो उन्होंने कहा आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तो मैं उसी भरोसे पे था। लेकिन अब बीजेपी पे क्या दवाई है, क्या प्रसाद है, क्या तरीका है कि लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं। अरे हमारे तो चलो छोड़ के गए हैं, एक मुख्यमंत्री हमसे ज्यादा दुखी हैं, वो एफआईआर लिखा रहे हैं विधायक का अपहरण हो गया हमारे विधायकों का। अरे हम पे तो सरकार भी नहीं है, चलो हम तब भी दुखी नहीं है ना, एफआईआर लिखा रहे हैं किसी के खिलाफ। सोचिए कहां लोकतंत्र पहुंचा दिया। इसीलिए मैंने कहा कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ संविधान रक्षक लोग होंगे और एक तरफ संविधान भक्षक लोग होंगे। ये जनता को तय करना है किसके साथ खड़ा होना है। संविधान मंथन कांग्रेस पार्टी के साथ आप करेंगे? तो उसमें जिन्होंने संविधान का कत्लेआम किया था 1975 अब ये क्या बात हुई? ये तो बात क्या हुई? क्यों इमरजेंसी किसने लगाई थी? अच्छा, और बीजेपी ने क्या किया है? इमरजेंसी लगी हुई है। और बीजेपी ने क्या किया? नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, बीजेपी केवल नफरत फैलाती है, कह रहे हैं केवल नफरत का फैलाती है। बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराती है, नफरत कराती है, नफरत की राजनीति बीजेपी करती है। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है, आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान की धज्जियां उड़ जाएं, बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा, उनका अपना संविधान चलेगा। तो सलीम शेरवानी आपको छोड़ के क्यों चले गए? अरे वो तो चले बीजेपी के नहीं है, वो तो हिंदू भी नहीं है, क्या मुसलमान है। तो क्या हुआ? तो आपको छोड़ के चले गए। और आपके ऊपर आरोप ये है कि राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। अब ये कैसा अन्याय है? MY फॉर्मूला का क्या हुआ? देखिए, आप MY था हमारा महिलाएं और यूथ। अच्छा। तो क्योंकि मैंने आप जब पॉलिटिक्स में आए ना अखिलेश जी, उससे बहुत पहले से मैं पत्रकारिता में आ गई थी और पॉलिटिक्स कवर कर रही थी। तो कम से कम ये वाला गुलाब जामुन यहाँ मत फेंकिए। और देखिए, आपको भी पीडीए के पक्ष में होना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ, बस मैं ये जो नई नॉलेज आप दे रहे हैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। गलती को गलती कहती हूँ। नहीं, MY जो हमारा फार्मूला था वो महिलाएं और यूथ को जोड़ने का था, और जो ये पीडीए का जो फार्मूला है उसमें आधी आबादी भी है, आप भी हैं उसमें।
तो कम से कम आपको तो हमारा समर्थन करना चाहिए। मैं बिल्कुल समर्थन करती हूं, लेकिन मैं पूछती हूं, आपने कहा आप बंगाल और राजस्थान के बारे में नहीं कहेंगे। यहां पर आकर राहुल गांधी, जो आपके अलायंस पार्टनर है, जिनके साथ आप भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, वो आकर आपकी कल की सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली जया बच्चन की परिवार की बहू को, ऐश्वर्या राय को कहते हैं वो ऐश्वर्या राय नाचती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 बार मैं आप चाहें तो उनकी सारी साउंड बाइट सुना दूंगी। आपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये आप महिलाओं के साथ खड़े हैं। मैं जब कभी भी मिलूंगा कांग्रेस के नेता से, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप आज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं पूछ रही हूं, जब कभी मिलेंगे आप उस कमेंट्स के बाद मिल चुके हैं और बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से मिल चुके हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने ट्वीट नहीं कहा, आपने उनसे नहीं कहा, मैंने सुना नहीं था। सच्चाई ये है कि वो मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना था, क्योंकि बहुत सारे चैनल में देखता नहीं हूं। आपके अपने राज्य में क्या हो रहा है आप सुनते नहीं हैं। आपके अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं आपको पता नहीं चलता। आपके विधायक क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता। वो डेजर्ट खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। आप इतने मासूम कैसे हैं? अच्छा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और कुछ चीजें नहीं देखनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कह चुके हैं कि कब आंख बंद करनी है, कब मुंह बंद करना है, कब कान बंद करने हैं। तो आपने ऐश्वर्या राय पर आंख बंद करी है कि मुंह बंद किया? तो मैं अपनी आंख बंद कर लूंगा, कान बंद करूंगा, ना देखूंगा ना सुनूंगा। लेकिन समय आएगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि इस तरह का किसी भी महिला के बारे में विचार नहीं होना चाहिए। और आप सोचिए, चलो वो तो कांग्रेस के पार्टी नेता ने कहा, तो फिर बीजेपी के लोग इतने कुछ कहते हैं तो आप आंख और मुंह और कान और नाक सब बंद कर लीजिए। बीजेपी के लोग क्या कहते थे? जो भी कहते हैं, आपको गलत लगता है नहीं, तब भी आप आंख बंद कर लीजिए। अगर आपने मुझे रोका है कि मैं ऐसा उनको कहूं और समझाऊं, अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, जब वो मुख्यमंत्री जी नहीं थे, वो महिलाओं के लिए क्या कहते थे? आप उनको भी यही बात कहिएगा कि भविष्य में आप कभी मत ऐसा कहना। जो प्रेजेंट है उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे, तो आप भी क्यों पास्ट की बात कर रहे हैं? ये प्रेजेंट है, बात गुजर गई, 4 दिन पुरानी बात है। अच्छा, 4 दिन। और अगर यही बात है तो बीबीसी का इंटरव्यू क्यों बैन हुआ था? कौन सा इंटरव्यू? बीबीसी का इंटरव्यू बैन हुआ था और उसमें महिला पत्रकार के बारे में क्या कहा गया था? आप वो भी बात उठा दीजिए फिर। बिल्कुल, अगर किसी महिला पत्रकार के कैरेक्टर को इस तरह उछाला जाएगा, अगर कोई फिल्म स्टार है तो वो सिर्फ नाचती ही होगी। अगर इस तरह हाँ, ये बात आपने सही कही। जब मैं सैफई में महोत्सव कराता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे उन आर्टिस्टों को, ये बताइए आप पहले। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे तो जब सैफई में कर रहे हैं, और यही वही काम जब वहां कर रहे हैं भगवान श्री राम के प्रभु मंदिर में जो आर्टिस्ट आए उनको क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या हम भी कहें उनके बारे में वही बात? अयोध्या और गोरखपुर में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें भी मैं वही कहूं? तो आप फिल्म के आर्टिस्ट क्यों बुलाए आपने? क्यों बुलाया आपने? आप सैफई के मौसम पे कहते थे ना, तो आप क्यों बुलाने आर्टिस्टों को? क्योंकि वो शोभा होते हैं, वो आपके कार्यक्रम को गरिमा बढ़ाते हैं। आर्टिस्ट का काम है परफॉर्म करना। तो आप सैफई महोत्सव के बारे में क्या कहते थे? आप निकालिए आर्काइव से वो वीडियोस, किसके बारे में क्या नहीं कहा? सैफई में फिल्म आर्टिस्ट को बुलाकर एक एंजॉयमेंट का कार्यक्रम करना गलत बात। तो आप क्या गोरखपुर में क्या कर रहे थे? आप एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हैं क्या? वर्सेस व्हाट इज एंजॉयमेंट? एंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? सवाल जैसे आप बात कर रहे हैं, तो क्या एंजॉयमेंट नहीं है क्या? तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। अब सीमाएं भी पोरस हो गई है, वीजा भी नहीं चाहिए। गुलाब जामुन खाइए, उधर से इधर आ जाइए। जो वो बोलते थे कल, वो आज आप बोलिए, तो क्या फर्क रह गया? आप गलत बात। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको वर्ड्स पिक करना चाहिए कि आप वर्ड्स क्या बोलेंगे आप एक आर्टिस्ट के लिए। अगर आप एंजॉयमेंट सैफई के लिए बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूंगा कि आर्टिस्टों को अगर आपने अपने फंक्शन में बुलाया तो आपने भी एंजॉयमेंट के लिए बुलाया है।
पर वहां प्राण प्रतिष्ठा पे कौन सी तो क्या एंजॉयमेंट हो रहा है? मैं प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप अपने कार्यक्रमों में बुला रहे हो तो वही भावना बोलिए जो भावना से आप बोल रहे हैं। नहीं, पर एक इवेंट नहीं है, कई इवेंट कार्यक्रम हैं। किस चीज का है इसकी नहीं, बात नहीं, हो रही नहीं, है। ये कोई बात लेकिन सवाल अखिलेश जी, आप आप वर्ड बहुत अच्छी तरह पिक किया करें। ठीक है, अगर मैंने इस तरह से कहा और आपने उसका गलत मतलब निकाला तो मेरा ये मतलब आपकी गलत भावना नहीं होनी चाहिए। मेरी गलत भावना कतई नहीं है। महिला पत्रकार होने के बाद एंजॉयमेंट वाला शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ फिल्म स्टार्स के बारे में कह रही हूँ, किसी अभिनेत्री के बारे में नहीं कह रही हूँ। और मैं कह रही हूँ एंटरटेनमेंट की बात सैफई में महोत्सव में कुछ और नहीं था। वहां पर आप जो कार्यक्रम कर रहे थे वो मैं एक नहीं कर रहा हूं, कई इवेंट की बात कही मैंने। तो बीजेपी ने जो कहा आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ है, लेकिन मैं ऐश्वर्या बच्चन और ऐश्वर्या राय और उन पर जो राहुल गांधी के कमेंट्स हैं आप उनसे बच रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी से कहूंगा कि आने वाले समय में आप किसी भी महिला एक्टर एक्ट्रेस के बारे में नहीं कुछ बोलेंगे और नहीं बोलना चाहिए। मैं कह सकता हूं एक्टर हो एक्ट्रेस हो किसी भी। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहिए कि आप भी महिला के लिए कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे गलत। आप उनसे ज्यादा मिलते हैं असेंबली में भी और शायद आपके ज्यादा सांसद होंगे तो लोकसभा राज्यसभा में भी आप ज्यादा मिलेंगे, आप उन्हें बताइएगा। लेकिन सवाल मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि एक इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बना था, एक उनके कन्वीनर थे नीतीश कुमार जी, अब वो तो इधर आ गए। देखिए अब कन्वीनर नहीं रहा तो गठबंधन रहा क्या? गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। दुख है इस बात का, और ये बात नीतीश कुमार जी के लिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार जी की वजह से ही मैं गठबंधन में गया था। ये बात आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने पहली बार ये बात रखी थी तो मैंने कहा कि आप अगर आगे आ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं और आपकी वजह से आ रहे हैं, हम कांग्रेस की वजह से नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब इंडिया गठबंधन बन गया है और अगर वो चले गए हैं तो अब इंडिया गठबंधन को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तो जब वो छोड़ के गए तो मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। इंडिया गठबंधन में हमारी पीडीए की भावना और पीडीए की लड़ाई है। हम पीडीए को लेकर के आगे चल रहे हैं जिससे हमारा पीडीए परिवार बड़ा हो। अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप गठबंधन के साथ हैं, आप छोड़कर नहीं जाएंगे और आप उस धर्म को निभा भी रहे हैं। लेकिन आपने एक बात इस इंटरव्यू के पहले दौर में कही और आपने कहा विदाई के यूपी से विदाई के समय आप राहुल गांधी के साथ आ गए तो किसी को क्या तकलीफ है। तो ये जो 17 सीटें आपने दी हैं, 12 पर कांग्रेस पार्टी की जमानतें जब्त हो गई थी पिछली बार, आप विदाई कराना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी गठबंधन में है और 17 की 17 सीटें जिताने का काम समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता करेगा और हम पूरी ईमानदारी से जो इंडिया गठबंधन का धर्म है उसको निभाएंगे। और आपने कांग्रेस का वोट तो बता दिया उन 17 सीटों पे, समाजवादियों का भी तो 2022 का वोट बताइए आप। नहीं। और जो मैंने अभी फार्मूला बताया था, जिन बच्चों के साथ धोखा किया, और केवल अभी मैंने 60 लाख बच्चों के बारे में बताया। आप सोचिए, अग्निवीर टेम्परेरी नौकरी, पहले लाखों लोग बच्चे पैरामिलिट्री में और फौज में भर्ती होते थे, लाखों बच्चे हर साल भर्ती होते थे और सबसे ज्यादा यूपी से भर्ती होते थे। आप सोचिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं बच्चों को। ये कहां से सीमा की रक्षा कराएंगे आप, जब आपकी सीमा पर चीन खड़ा हुआ है, पाकिस्तान से आपको मुकाबला करना है और देश की रक्षा करनी, तो आप क्या अग्निवीर व्यवस्था लाए? और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाए क्योंकि गांव के बच्चे नौकरी पा रहे थे, गांव के बच्चों का, उनके परिवार का आर्थिक और सामाजिक स्तर बेहतर हो रहा था। इस वजह से आपने जानबूझ करके पक्की नौकरी रोक करके ये अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी लाने का काम किया। इन्होंने सर्वे कराया कि इस नौकरी से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कितने लोगों का स्तर बेहतर होता है। तो गांव के पीडीए के लोग थे जिनका सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक स्तर बेहतर हो रहा था, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके ये फौज की भर्ती को रोका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम नौजवानों को कहना चाहता हूं कि 80 हराओ और पक्की नौकरी वर्दी पहन करके पाओ, ये काम हमारा समाजवादियों का होगा। बीजेपी आप पर एक और पूरे इंडिया गठबंधन पर एक और आरोप लगाती है, कहती है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस पारिवारिक पार्टीज, जहां बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा अध्यक्ष बनते हैं पार्टी के। ठीक है, इस बार बीजेपी कसम खाए कि परिवार वालों से वोट नहीं मांगेगी, खाए कसम, और उनको भी टिकट नहीं देगी जो परिवार वाले हैं।
कसम खाए बीजेपी इस पर बात वो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बनते, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। मैं कह रहा हूं ना, अब मुद्दे से क्यों आप हट रही हैं? आपने ये आरोप लगाया कि हम परिवार वाले लोग हैं, तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कसम खाएं कि किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे और किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे। खाएं कसम इस बात की। ये परिवार वाले नहीं, ये परिवारवाद और परिवार वाले अलग अलग चीजें होती हैं। और तो मुझसे बेहतर परिवारवाद, आपकी हिंदी है। आपको बीजेपी में परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है? आप बताइए, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है क्या? भरा पड़ा है परिवारवाद बीजेपी में, इतना आप गिन ही नहीं सकते, इतने हैं। क्योंकि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई तो सबसे बड़ा परिवार है, और वो परिवार है बहुत खतरनाक परिवार है, उसमें जो समाज का ताना बाना तोड़ रहा है। एक उसमें ऐसा परिवार है जो खतरनाक परिवार है, उससे देश को खतरा है। इशारों में क्यों कह रहे हैं? क्यों इशारे में कहना? जो परिवार बोला जाता है उसी परिवार के लिए बोल रहा हूं मैं। आप क्या बोलते हैं उसको? आप बताइए, परिवार बोलते हैं ना उसको, तो आप बताइए। मैं तो दिमाग से उतर गई बात, क्या नाम है उसका? गुलाब जामुन याद करिए, आ जाएगा याद। मैं 2024 के चुनाव की बात करती हूं। बीजेपी का नारा है 400 पार। आपको क्या लगता है? हमारा नारा है 400 हार। बीजेपी 400 हार। आपको लगता है इस बार नहीं, शायद अगली बार की तैयारी करनी पड़ेगी? नहीं, उनका नारा है तो हमें भी तो नारा देना है, तो वो भी नारा दे रहे हैं, हम भी नारा दे रहे हैं। लेकिन जब बुनियादी सवालों पे बात होगी, 10 साल पहले अरहर की दाल की कीमत क्या थी? 10 साल पहले डीजल की कीमत क्या थी? 10 साल पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी? 10 साल पहले क्या हालत थी? और आज बताइए नमक की कीमत क्या थी? 10 साल पहले नमक क्या था? सबसे छोटा आइटम घर परिवार में हर एक की जरूरत है। बताइए 10 साल पहले नमक की कीमत क्या थी और आज क्या है? और फिर बीजेपी को ये जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने बैंकों का लगभग 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया है उद्योगपतियों का, 15 लाख करोड़ रुपए। और जिन उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया, उन्हीं उद्योगपतियों को फिर कर्ज दे दिया उतना ही। ये कहां की अर्थव्यवस्था है बताइए आप? जिन उद्योगपतियों के आपने कर्ज माफ किए 15 लाख करोड़, और उन्हीं उद्योगपतियों को फिर पैसा दे दिया। इसका जवाब है कि नहीं है? और हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि किसानों का कर्ज माफ होगा जिस तरीके से बड़े व्यापारियों का कर्ज माफ हुआ है। अखिलेश यादव विधानसभा में रहेंगे या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? राजनीति यह कहती है दोनों जगह टांग रखिए। तो दोनों जगह टांग हो सकता है, दोनों जगह हो। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी? अभी नहीं बताएंगे, बाद में तय करेंगे। बहुत है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो फिर तय है कि अब अगली मुलाकात दिल्ली में नई पार्लियामेंट में होगी। मुझे नई पार्लियामेंट अच्छी नहीं लगी, तो अब जाना तो वही है। अगर चुनाव आएगा लड़ना, तब। अभी तय नहीं करेंगे, चुनाव का तारीख आएगी तब तय करेंगे। तो फिर अब की बार 400 पार या अब की बार 400 हार, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी। जनता आकलन करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी पर जवाब नहीं होगा, न बेरोजगारी का, न महंगाई का, और न ही उत्तर प्रदेश में जो विकास रोका है उसका। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर एक एक्सप्रेसवे दिया हो तो बता दें, एक नया IIM दिया हो तो बता दें। दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित एक स्कूल है संस्कृति, सबसे प्रतिष्ठित है। और समाजवादी सरकार में उन्हीं अधिकारियों से मिलकर के मैंने आपके जहां पर ये इंटरव्यू रहा उससे पीछे चक गजरिया में एक संस्कृति स्कूल बनाया। सोचिए, क्योंकि समाजवादियों ने बनाया था इसलिए आज तक वो स्कूल शुरू नहीं हो पाया। IIIT बना हुआ है। क्या IIIT और नहीं उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था? क्या एक और IIM नहीं मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश को? क्या जो एम्स के वादे किए थे आपने 6 एम्स देंगे, 6 एम्स मिल गए क्या यूपी को? तो ये, और मुझे याद है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स मेरे पास आए थे, उस समय समाजवादी सरकार थी, उन्होंने कहा कि बनारस में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। उसी दिन उनका अनशन तोड़वा करके जो धरने पे बैठे थे, मैंने उनका धरना तोड़वाया और उसी दिन बनारस को 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दी। और उस समय उनसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश से, क्योंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ाया जाए। आज 10 साल हो गए उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। तो इसका जवाब क्या है सरकार के पास? और जितने बिजली के कारखाने लगवाए थे, चाहे निवेली लिग्नाइट हो, चाहे अनपारा में हो, चाहे हरदुआगंज में हो, चाहे आपका एटा में हो, चाहे ललितपुर में हो,
चाहे आपका पनकी का हो, ये सभी प्लांट चाहे आपके प्रयागराज के हों, ये तमाम वो पावर प्लांट हैं जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हो गए थे, आज तक पूरे नहीं हुए। ये सरकार बताए कि दिल्ली वालों ने कौन सा नया पावर प्लांट उत्तर प्रदेश को दिया, ये बताएं हमें। एक पावर प्लांट बताएं जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दिया हो। तो इस बार देखना पड़ेगा, सवालों की झड़ी आपने लगा दी है। जनता इस बार समझाने वालों की बात समझेगी कि बहकाने वालों की बात समझेगी। अखिलेश यादव जी, आपने सवाल उठाए हैं, जवाब जरूर आएंगे, लेकिन आपने सवालों के जवाब दिए और आपको कितना भरोसा है अपने गठबंधन पर, ये मेरा आखिरी सवाल है। हिमाचल में राज्यसभा, लोकसभा के चुनाव में तो गर्मी होती है, हम सब समझते हैं। राज्यसभा के चुनाव में वहां पहाड़ी इलाके में इतनी गर्मी हो गई है, तो ये अलायंस कहां और कैसे जाएगी? सोचिए, लोकतंत्र में यही तो हम कह रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री एफआईआर लगा रहा अपनी विधायक के लिए, कहां का लोकतंत्र बचा है? और हम तो कह रहे हैं और बातें छोड़ दीजिए, केवल आप लोग साथ दे देना, भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। अखिलेश जी, आपकी इंडिया गठबंधन मीडिया से साथ मांग रही है, जबकि पहला और एक अकेला कंसेंसस वाला डिसीजन जिसे आपने तोड़ा, और मैं आभारी हूं आपकी, आपने तोड़ा, वो था बॉयकॉट करना जर्नलिस्ट को। एक वही कंसेंसस का डिसीजन है। नहीं, मैं बॉयकॉट नहीं करना चाहता था कभी, और आप हमारे साथ हैं, लेकिन बाकी इंडिया गठबंधन से हम अभी भी बॉयकॉटेड हैं। मैं कभी बॉयकॉट नहीं किया आप लोगों को। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपके यहाँ भी लोकतंत्र बचा रहेगा, और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है देश का मीडिया, वो शायद इंडिया गठबंधन भी उसके साथ न्याय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियों की गड़गड़ाहट अगर होती तो शायद और मजा आता। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जितने बेखौफ सवाल उतनी ही बेबाकी से जवाब अखिलेश यादव ने दिया है, और जिस बेबाकी के लिए वो जाने जाते हैं, जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है बहुत ही हाजिर जवाबी के साथ वो जवाब देते हैं। और एक बार फिर से